नमस्कार साथियों। आज इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। विगत कई दिवसों से हम पाठ्य योजना के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व की श्रृंखला में हमने सहायक उपकरणों के उपयोग के संदर्भ में परिचर्चा किया। आपके कई साथियों के वैयक्तिक रूप से भी मैसेज आए, मेल आए कि इसको हिंदी में भी श्रृंखला शुरू की जाए। तो अभी कुछ एक हिंदी और संस्कृत दोनों का सम्मिश्रण है। अभी हिंदी में हम इस पूरी योजना पर परिचर्चा करेंगे आज के कालांश में। आज हम प्रश्न निर्माण शैली के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सामान्यतः एक प्रश्न उठता है कि प्रश्न निर्माण की शैली क्यों और प्रश्न निर्माण की आवश्यकताएं क्या है। अभी आपने 2020 का जो नई शिक्षा नीति देखा है, इसमें पूर्णतः छात्रों को संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। थोपी गई विषय वस्तु छात्रों के ऊपर लागू नहीं होगी। तो प्रश्न कहीं न कहीं, कई बार जब आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि आपके ऊपर थोप दिया गया है। कई जगह तो इसकी परिचर्चा करके और आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ प्रश्न अगर होते हैं तो उनको रखा जाता है, बताया जाता है। तो इसीलिए प्रश्नों की आवश्यकता क्या है और परीक्षण की ही क्या आवश्यकता है। बिना परीक्षण के पाठ की सिद्धि नहीं हो सकती है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना होगा कि परीक्षण की आवश्यकता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो सिद्ध हुआ या नहीं, यह जानने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। हम घर में खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें नमक है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, यह जानने के लिए हमें परीक्षण करना होता है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब छात्रों को हम विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं उनके सामने, तो उनको अवगमन हुआ या नहीं, अवबोध हुआ या नहीं, इसके लिए प्रश्न की आवश्यकता होती है, परीक्षण की आवश्यकता होती है, प्रश्न पूछने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर यह संदर्भ उठता है कि प्रश्न पत्र का निर्माण करें कैसे? तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, जब आप पढ़ रहे होंगे अपने-अपने विषय को, संस्कृत शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण या हिंदी शिक्षण, तो आपके जो विषय वेत्ता आचार्यों ने आपको ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया होगा। प्रश्न पत्र बनाने के लिए हमेशा ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। अब ब्लूप्रिंट क्या है, तो सामान्य शब्दों में आप जानिए कि एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। किसी भी पाठ्यांश को पढ़ाने से पूर्व अध्यापक उस पाठ्यांश के कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि इस नए पाठ्य वस्तु के माध्यम से छात्रों को क्या नया सीख दिया जाएगा, किन शब्दों का ज्ञान होगा, किन तथ्यों का ज्ञान होगा, किन घटनाओं का ज्ञान होगा, और ऐसे जो भी नए तरीके से जो आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, अब तक छात्र नहीं जानते हैं और नए तरीके से इस पाठ के माध्यम से ज्ञात होगा, वो सभी ज्ञानात्मक है। दूसरा अवबोधात्मक। कई चीजें छात्रों ने देखा है, जाना है, समझा है, लेकिन ये कैसा है, क्यों है, किस लिए है, उद्देश्य इसका क्या है, इसके प्रतिफल क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, वो सब अवबोधात्मक उद्देश्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छात्रों ने गाय देखा हुआ है या कोई भी पशु, पक्षी, इंसान, मानव देखा हुआ है। अब गाय के बारे में वर्णन करते हुए गाय के गुणों को बताएँगे, तो बताते समय उनमें किन-किन चीज़ों का अवबोध उनको करना है। गाय को ऊपर के दाँत नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, यह जानना है छात्रों को नए तरीके से। तो गाय को भी देखा है, गाय के बारे में सामान्यतः जानते हैं, गाय दूध देने वाली पशु है और यह हमारे साथ ही निवास करती है, पूज्य है अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से। तो इन सब के बावजूद कुछ नए तथ्य, नए नवीन सूचनाएँ जो भी आप दे रहे हैं, देने के साथ-साथ उस विषय वस्तु के बारे में अवबोध कराएँगे कि इसका उपयोग और इसकी महत्ता और बढ़ जाएगी छात्रों के मस्तिष्क में, वो सभी अवबोधात्मक। तीसरा जो उद्देश्य होता है, वो कई जगह भावात्मक के नाम से जाना जाता है। भावात्मक मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो अभिवृत्ति और दूसरा अनुभूति। कई जगह इसको अभिरुचि और अभिवृत्ति के नाम से भी बाँटा गया है। अभिरुचि से तात्पर्य आप किन नए तथ्यों के प्रति, किन नए क्षेत्रों के प्रति छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करना चाह रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं इसमें। फिर अभिवृत्ति,
दुनिया में जो कुछ भी है वो परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार कहीं उपयोज्य है और कहीं त्याज्य है। तो छात्रों के मन मस्तिष्क में फिर भी जो भी ग्राह्य अंश है, समाज का एक बड़ा तबका जिसका उपयोग कर रहा है वो ग्राह्य है। और हेय नहीं है, अर्थात दूसरों के द्वारा कहीं भी उसकी हीनता का वर्णन नहीं किया जाता है, तो वह ग्राह्यांश है। उसके प्रति ग्राह्यांशों के प्रति सकारात्मक, और जो हेय अंश है, त्याज्य अंश है, उनके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति जागृत कराने का प्रयास अध्यापक के द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की एकता, अखंडता और को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भी प्रयास किया जाए और करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, इन सब के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति हम में जागृत कराने का अध्यापक प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कभी राष्ट्र विरोधी बातें न करें, अपने उत्कर्ष के साथ-साथ राष्ट्र के उत्कर्ष के बारे में भी सोचें, तो इस प्रकार जो भी नकारात्मक तथ्य हैं कुछ, नकारात्मक अर्थात सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचना, राष्ट्र के उत्कर्ष के बारे में ना सोचना, राष्ट्र विरोधी बातें करना, इन सब के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति जगाना भी अध्यापक का कर्तव्य होता है। और इसी प्रकार तो अभिरुचि और अभिवृत्ति फिर कहीं-कहीं कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं। कौशलात्मक वस्तुतः प्रयोग आधारित होते हैं। किन कार्यों को करने में छात्रों में आप कुशलता जागृत करना चाह रहे हैं? अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद छात्रों में कौन-सी नई कौशल आ जाएगा? अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसका उद्देश्य ही है कौशल आधारित क्रियाकलाप। हर बच्चा जो स्कूल से निकलेगा उसमें कुछ स्किल्स होंगे। एक आम और ख़ास का जो अंतर है, इस अंतर को पाटने का प्रयास किया जाएगा। हम देखते हैं कि काम करने वालों की एक अलग प्रकृति होती है और अफ़सर ग्रेड जो है वो आधिकारिक, उनकी एक अलग प्रकृति होती है, अलग क्रियाकलाप होता है, देख कर के अंतर करना। तो इन तमाम अंतरों को पाटने का प्रयास किया जाएगा इस नई शिक्षा नीति में। और इसके आधार पर आप देखें तो कुशलता से तात्पर्य है, हर एक बच्चा जो विद्यालय से बाहर जा रहा है, उसमें कोई न कोई स्किल हो, कोई न कोई कौशल हो। वो अपने घर, अपने आस-पास की जो भी चीज़ें देख रहा है, उन सब में से किसी एक चीज़ या 2-4 चीज़ों के बारे में हमेशा उसको ज्ञान होगा, जो कार्य वो कर सकेगा। इससे क्या होगा, आम और ख़ास का एक अंतर भी खत्म होगा। तो इन 4 मुख्यतः उद्देश्य हो गया, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और जो अनुभवात्मक, और तीसरा चौथा जो है वो कौशलात्मक। इन 4 उद्देश्यों के आधार पर किसी भी पाठ्यवस्तु में प्रश्न निर्धारित किया जाता है। फिर ब्लूप्रिंट बनाते समय, चूँकि ब्लूप्रिंट या तो पूरे पाठ्यक्रम का होगा या फिर एक इकाई का होगा। तो उस इकाई में कुछ बिंदु होते हैं, एक इकाई में 4-5 बिंदु हो सकते हैं। हम जैसे बीएड का पढ़ रहे हैं, तो हमारी सभी अनुतियों में कुछ बिंदु हैं पढ़ने के लिए। ये सभी बिंदु समान रूप से हर परिक्षेत्र में और हर लेवल पे, हर स्तर पे उपयोज्य नहीं होते हैं। जैसे कि हमने बचपन से अब तक पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज भी यूज़ हो रही हैं, आज के लिए भी उपयुक्त हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आज के लिए उपयुक्त नहीं है, पहले हुआ करती थी, आज नहीं है। तो इन चीज़ों को भारांक देना होता है, वेटेज देना होता है हमें, कि कौन-सी चीज़ इस लेवल पे, लेवल अर्थ टीचिंग ऑफ लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। अध्यापक किस स्तर पर अध्यापन कर रहा है और छात्र किस स्तर पर उसका अधिगम कर रहे हैं। हमेशा ये दोनों एक ही होंगे। जब भी प्राइमरी लेवल होगा, अब तो प्राइमरी लेवल, मेमोरी लेवल पे टीचिंग होती है। प्राथमिक स्तर पर हमेशा स्मृति स्तर पर शिक्षण होता है। और आगे माध्यमिक जो लेवल होता है, मिडिल लेवल, चाहे हायर मिडिल हो या मिडिल हो, उच्च माध्यमिक हो या माध्यमिक हो, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल, वहाँ पर अवबोध स्तर पर शिक्षण होता है, उससे आगे फिर उच्च स्तर पर शिक्षण होता है, चिंतन स्तर पर, उच्च स्तर में। जो ये चिंतन जो स्तर होता है, इस पर हम बीएड के जैसे पाठ्यक्रम दे रहे हैं, तो किन चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादा ध्यान देना है, किन के बारे में कम, इसके आधार पर हम पाठ्यक्रम का ध्यान रखेंगे और पाठ्यक्रम के आधार पर इनका निर्धारण करेंगे कि इस पाठ्यक्रम के आधार पर किस पाठ्यवस्तु को कितना वेटेज देना है। यह सभी पाठ्यवस्तुओं को एक साथ समान वेटेज, समान जो है, इनको भारांक नहीं दिया जा सकता। तो 2 यहाँ मुख्य आधार हो गए, एक तो हो गया उद्देश्य आधारित और दूसरा हो गया विषय वस्तु आधारित। इन दोनों ही आधारों पर फिर प्रश्नों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, कुछ एक
एकैक उत्तरात्मक जो एक वाक्यों में उत्तर दिया जाए जिन प्रश्नों का। कुछ जो है बहुविकल्पात्मक होते हैं, जिनका ऑप्शन दे दिया है। कुछ सत्य-असत्य का कथन आधारित होते हैं, कुछ निबंधात्मक होते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरात्मक होते हैं। तो मुख्यतः आप नहीं तो 4 तो प्रकार रखिए ही। एक तो बहुविकल्पात्मक जिसको वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं, एक एकैक वाक्य उत्तरात्मक, एक वाक्य में जिनका उत्तर दिया जाए। दूसरा दीर्घोत्तरात्मक जिसका उत्तर 4-5 पंक्तियों में दिया जाए और चौथा जो है वो निबंधात्मक 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। वस्तुनिष्ठ, एक उत्तरात्मक, एक पंक्ति में उत्तर दिया, दीर्घोत्तरात्मक 3-4 लाइनों में उत्तर दिया जाए और निबंधात्मक जिसका एक आलेख लिख करके उत्तर दिया जाए। तो ये 4 प्रकार के प्रश्नों के आधार पर, 4 प्रकार के उद्देश्यों के आधार पर और फिर पाठ्यवस्तु में निहित पाठों की प्रकृति के आधार पर भारांक देकर के एक ब्लूप्रिंट निर्माण किया जाता है, फिर प्रश्न बनाया जाता है। सामान्यतः ये सभी हम लोग जानते हैं और ऑनलाइन से थोड़ा बनाना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बना करके आपको ब्लूप्रिंट के बारे में आगे कभी चर्चा करें। आज अब हम प्रश्न निर्माण के लिए इनमें से जब इतना हमारे पास बन जाएगा और विषयों को भारांक दे देंगे, किसको कितना, तो बड़े आसानी से प्रश्न पत्र बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें प्रश्न पत्र नहीं बनाना है, अपितु पाठ्य योजना में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न बनाने हैं। जिसको हम बनाएँगे, बना कर के फिर होमवर्क के रूप में आज हम 2 प्रकार के प्रश्नों को लिखेंगे भी। आपने प्रस्तावना के प्रश्नों को पहले बनाया हुआ है और हमें भेजा भी है, हमने उसको देखा भी। तो अभी प्रस्तावना के लिए अब बोध प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आज के गृह कार्य में यही विषय वस्तु रहेगा। आप बोध प्रश्न बनाएँगे 3, विचार विश्लेषणात्मक बनाएँगे 3। इन दोनों में फ़र्क करना सीखेंगे और 3-3 प्रश्नों को बना कर के मेल के माध्यम से भेजेंगे। आज का यही गृह कार्य रहेगा। और कैसे बनाएँगे, क्या अंतर है, वो एक बार देखते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना के प्रश्न। आप को बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ से आपको स्पष्ट हो गया है कि प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं हमेशा पूर्व ज्ञान आधारित होते हैं। बच्चे जो जानते हैं वहाँ से जो नहीं जानते हैं वहाँ तक बताने के लिए प्रस्तावना के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। ये अलग-अलग शिक्षण सूत्रों का पाठ्य के प्रकृति के आधार पे उपयोग करके प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाते हैं। हमेशा प्रस्तावना के प्रश्न एक हो गया है कि 3 से 5 तक होने चाहिए। कुछ भी रूढ़ नहीं है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो भी शिक्षा क्रम चल रहा है, शैक्षिक प्रक्रिया, ये अनुसंधान की एक प्रक्रिया है, रिसर्च वे है। अब फिक्स नहीं है कि यही होगा, इदम इत्थम तया। फिर भी एक रूढ़ि सा चलने लगा है कि न्यूनतम 3 प्रश्न, अधिकतम 5 प्रश्न हो तो बेहतर होता है। इसको रखने से एक फ़ायदा भी है कि आपका बहुत सारा समय खराब नहीं होगा और आप विषय वस्तु तक साक्षात पहुँच जाएँगे। छात्रों के लिए भी उबाऊ नहीं होगी कक्षा। न्यूनतम जो 3 प्रश्न होंगे उसमें पहला जो प्रश्न होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो मात्र, अलग-अलग उत्तर ना हो। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? यह प्रश्न पहला प्रश्न कभी नहीं बनेगा क्योंकि इसके अलग-अलग उत्तर हो सकते हैं। बच्चे अलग-अलग समय के अनुसार जिसका नाम सुने उसका नाम बता सकते हैं। वहीं पर अगर पूछा जाए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ऐसे अगर प्रश्न पूछे जाएँ तो इन प्रश्नों का मात्र एक ही उत्तर होगा। तो पहला जो प्रश्न होना चाहिए वो सटीक, स्पष्ट हो। क्यों-क्यों, कैसे-कैसे, कितने, कितने प्रकार के, कौन-कौन से, ऐसे पहला प्रश्न नहीं बनता है। पहला प्रश्न सिर्फ़ एक प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, दूसरा कोई नहीं। जो दूसरा प्रश्न होगा वो अगर पहले प्रश्न के उत्तर से संबंधित हो तो बेहतर है और नहीं होने पर पहले प्रश्न के प्रश्न से संबंधित हो सकता है। आप पहले प्रश्न के उत्तर से संबंधित करके दूसरा प्रश्न बनाएँ, ज़्यादा बेहतर है। और इस दूसरे प्रश्न में आप पाठ्यवस्तु के नाम की चर्चा कर सकते हैं, अगर आता है तो बेहतर होगा इसमें कि पाठ्यवस्तु का नाम भी इसमें आ जाएगा। तीसरा जो प्रश्न होगा, वो तीसरा प्रश्न एक तरह से प्रतिपूरक होता है। अब आप बता देंगे कि आप इसके बारे में और क्या जानते हैं, इसकी विशिष्टता क्या है, इसकी भव्यता की इसमें कौन से तथ्य हैं, क्यों ऐसा है? फिर इन प्रश्नों के उत्तर से आप पाठ को आरंभ कर सकते हैं पाठ का, तीसरे प्रश्न है। तो इनमें तीनों प्रश्नों में आपस में तारतम्यता हो, पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न संबंधित हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इन केस ऐसा नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में आप एक ही संदर्भ से 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इदम इत्थम तया, यह बाध्यता नहीं है कि पहले के उत्तर से ही हो।
फिर भी आप अंतिम निर्णय आपके अध्यापक, जो आपके विषयाध्यापक हैं, उनका स्वीकार करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रस्तावना के प्रश्न आप बना लेते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न अगर 3 प्रश्नों में उत्तर आ जाता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप 3 से 5 प्रश्न तक पूछ सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो बोध प्रश्न है। देखिए, बोध प्रश्न में मुख्य चीज़ें नाम जैसा है, इसका उद्देश्य होता है शीघ्रावबोध शक्ति का परीक्षण करना। जब आप क्लास में अब तक पढ़े होंगे तो देखे होंगे आपके सभी साथी बराबर नहीं थे। हो सकता है कि कुछ आपसे बहुत पिछड़े हों, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे बेहतर होंगे। हम सभी की ये मानवीय प्रकृति है, सभी बराबर नहीं होते, सभी उँगलियाँ बराबर नहीं। हम घर में 4 भाई-बहन अगर हों तो चारों बराबर नहीं हो सकते हैं। माता-पिता, भाई-बहन आप हैं तो सभी बराबर नहीं, एक जैसे नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वैयक्तिक भिन्नता होती है। तो जो बच्चे होते हैं इसका बोध प्रश्न जल्दी से सुन करके, समझ करके उत्तर देने में समर्थ हैं या नहीं, इस यही इतना ही अध्यापक का उद्देश्य है जानना बोध प्रश्न में। इसका उद्देश्य लिखा भी जाता है शीघ्रावबोध शक्ति है परीक्षण, शीघ्र अवबोध शक्ति का परीक्षण करना। अर्थात अध्यापक ने एक बार आदर्श वाचन करके पाठ को सुनाया है छात्रों के समक्ष। कुछ छात्रों ने अनुवाचन किया है, बाकी छात्रों ने भी अपना स्वाध्याय किया बैठ कर के उस समय। तो इस और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका हो सकता है उत्तर पूछ लिया हो अध्यापक भी, काठिन्य निवारण के समय या फिर कई बार ये अगर काठिन्य निवारण और अशुद्धि संशोधन बोध प्रश्न से पहले होते हैं तब, कहीं-कहीं की ये प्रथा है कि बोध प्रश्न के ठीक बाद अध्यापक कथन शुरू होता है। तो वहाँ तक आप जाएँ, तो उसमें क्या होता है, अब अध्यापक ने एक बार आदर्श वाचन किया, अनुवाचन छात्रों ने किया, फिर अशुद्धि संशोधन हो गया। अशुद्धि संशोधन अधिकतर क्षेत्रीय जो विशिष्टता युक्त शब्द हैं, उनको स्पष्टीकृत करने के लिए, उनके स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। फिर काठिन्य निवारण, वो शब्द जो इस लेवल पर बच्चों को उच्चारण में या अवबोध में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, ज्ञान नहीं हो रहा, उनको बताने के लिए बोध प्रश्न ये काठिन्य निवारण है। तो इन सब के बाद फिर अब अध्यापक पूछता है कि अच्छा आप इतने से जो कुछ भी सुने, समझे, इन शब्दों को देख लिए, तो क्या आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाएँगे? तो इतना सुनने मात्र से और अध्यापक ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, फिर भी बच्चे जिन प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ, उन प्रश्नों को बोध प्रश्न कहते हैं। स्पष्ट हो गया? इसमें वे सभी प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लगभग-लगभग पुस्तक में लिखा हो, अर्थात छात्रों ने जो पढ़ा उसमें से उसका उत्तर मिल जाए, या अध्यापक ने अशुद्धि संशोधन कराते समय या फिर काठिन्य निवारण में जिनका प्रयोग किया है, वहाँ से इसके उत्तर मिल जाएँ। आसान ये प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में ही होता है और लगभग इनके उत्तर छात्रों के मस्तिष्क में होते हैं या फिर उनके आज के जो पढ़ाया जाने वाला पाठ है उसमें लिखा रहता है और छात्रों ने चूँकि 2 बार उसको पढ़ लिया। एक बार जब अध्यापक आदर्श वाचन कर रहा था तब और दूसरी बार जब अनुवाचन छात्रों से कराया जा रहा था तब। तो ये 2 बार पढ़ कर के छात्रों को बहुत तीव्रता से उसका उत्तर ढूँढने में आसानी होती है, किताब में लिखा रहता है। ऐसे प्रश्न को बोध प्रश्न कहते हैं। स्पष्ट रखिएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर लगभग उनके मस्तिष्क में होता है या उनकी किताबों में लिखा होता है, पहला। दूसरा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो किताब में भी लिखा हुआ, छात्रों को पता भी है और नहीं तो एक वाक्य में बताएँगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, बस इतना सा। तीसरी जो प्रक्रिया है उसको विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न कहते हैं। अब बोध प्रश्न के बाद अध्यापक सारांश ज्ञापन या केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण या अध्यापक कथन कहता है। इसके कहने के बाद अध्यापक चूँकि कई आधारों को, कई बिंदुओं को छात्रों के समक्ष उपस्थापित करता है, कई घटनाक्रमों का वर्णन भी अध्यापक अपने तरफ से छात्रों के समक्ष उपस्थापित करता है, जो कि उसके पाठ्यांश में लिखित नहीं है। यानी जितना किताब में लिखा हुआ है सिर्फ़ उतना ही पढ़ कर के अध्यापक कथन में नहीं सुनाया जाता है। अपितु अध्यापक अपने तरीके से अत्यंत सरलतम शैली में पाठ्यवस्तु को अपनी भाषा में सारांश पाठ्यवस्तु का बताता है। और यह सारांश कई बार क्या होता है, पाठ्यवस्तु जितना लिखा उससे भी कम हो जाता है, यह नहीं होना चाहिए हमेशा। पाठ्यवस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अतः इसकी भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए और इसमें उदाहरण के बजाय दृष्टांतों का उपयोग करना चाहिए। अर्थात छात्रों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो भी घटनाएँ हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं,
उनसे अगर पाठ्यांश का संबंध स्थापित किया जाता है, तो वह छात्रों के लिए हमेशा ही बोधगम्य होगा, आसानी से वो समझ पाएँगे। तो इसके बाद जो प्रश्न बनाया जा रहा है, वो प्रश्न है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जीनियस हमेशा होते हैं, छात्रों में भी, अध्यापकों में भी और समाज में, हर जगह। तो कुछ छात्र जो आपने जितना पढ़ाया, बताया एक अध्यापक होने के नाते, या आपको जितना लगा, उतना आपने बताया। हो सकता है लेवल के अनुसार आपने कुछ चीज़ें छोड़ रखा हो कि पता नहीं तो समझ में आए, नहीं आए। ऐसी परिस्थिति में भी छात्र उन चीज़ों का ज़िक्र करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए होता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, नाम से ही स्पष्ट है, और इसका उद्देश्य ये होता है छात्राणां विचार विश्लेषणात्मक शक्तेः परीक्षणार्थम। छात्रों के जो विचार की विश्लेषणात्मक क्षमता है, उसके ज्ञान के लिए यह प्रश्न होते हैं। तो अध्यापक ने पाठ्यवस्तु के बारे में जो बताया, उसी से संबंधित छात्रों ने अपने जीवन में क्या देखा है घटनाक्रम, कौन-सी परिस्थितियाँ, उन सभी परिस्थितियों, उन सभी घटनाक्रमों से संबंधित ये प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों को बनाते समय हमेशा क्या-क्या, कैसे-कैसे, क्यों, कौन से हो सकते हैं, आपके अनुसार और क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी के अगर विचारों को हमें लागू करना है अपने ऊपर, तो सबसे पहले हमने अपने व्यवहार में किन बिंदुओं पर सुधार करना चाहिए, किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये क्यों-क्यों, कैसे-कैसे, कितने, आपके अनुसार क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपने क्या देखी अपने वातावरण में? और कहाँ पर इसका संयोग होता है, कैसे यह संबंधित हो सकता है और क्यों हो सकता है? ऐसे प्रश्न होंगे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में। अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर छात्र 2-3 लाइनों में देगा, 2-3 लाइन, 4 लाइन में देगा। प्लस एक और, उसका पाठ्यक्रम में या पाठ्यांश में उत्तर लिखा हुआ नहीं है। छात्र अपने तरीके से सोच समझ करके उत्तर देगा इन प्रश्नों का, यह स्पष्ट होना चाहिए। तो यह प्रश्न होंगे जो उनका 3-4 पंक्तियों में उत्तर दिया जाए। महात्मा गांधी पाठ से संबंधित हम परिचर्चा कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा का जो विचारधारा है, इसको आप किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारधारा का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे क्या प्रभाव पड़ा? या अंग्रेजों ने इस विचारधारा के कारण कहाँ मात खा ली? या भारत में इस महात्मा गांधी के जो जीवन चरित्र है, उस पर कहाँ पर अमल हो रहा है? किस प्रकार का हमारे देश में इनके विचारों का प्रभाव दिखाई दे रहा है? ऐसे प्रश्न विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हो सकते हैं। तो अब आपको ये जो जितनी परिचर्चा हमने किया, इनके संदर्भ में आपको 2 प्रकार के प्रश्न बनाने हैं। आप स्पष्ट कर चुके हैं तीनों में, अंतर कर चुके हैं, प्रस्तावना प्रश्न क्या है, बोध प्रश्न क्या है और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न क्या है। प्रस्तावना प्रश्न आपने हमें भेज दिया था, हमने इसको देखा भी, औसतन आपका सही है, प्रयास आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी निखार आएगा बाद में। और अब आप बोध प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, इन 2 प्रश्नों को बना करके 3-3 प्रश्न रखिएगा। अपने इच्छा अनुसार कोई भी पाठ्यवस्तु आप चयनित कीजिए। एक और काम आप कर सकते हैं, चूँकि आपने पिछला जो होमवर्क किया, गृह कार्य किया, उसमें आप अपने ग्राम के विषय में आपको पढ़ाना था, बताना था। तो अपने गाँव के ही विशिष्टता से संबंधित पाठ, यही मान लीजिए आपके गाँव की विशिष्टता, यही पाठ का नाम है, और इसी से संबंधित आपके 3 प्रश्न बोध प्रश्न के और 3 विचार विश्लेषणात्मक के आप बना करके भेजेंगे होमवर्क में। अपने गृह कार्य मेल कर देंगे आप। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, तो कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप बना सकते हैं 3-3 प्रश्न। स्पष्टता होनी चाहिए आपको। अगर नहीं स्पष्टता है, कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसकी परिचर्चा कर सकें। ठीक है? इसी के साथ सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।